तो गड़े खजानों का रहस्य इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए मित्रों, वर्ष 1985 में एक मछुआरे को अमेरिका की ट्रेंटन खाड़ी के पास एक नदी के तट पर सैंडी हुक के अंदर कुछ सोने के सिक्के मिले थे जो सन 1700 के आसपास के थे। इस क्षेत्र में किसी समय समुद्री लुटेरों का आना जाना था। खजाने की खोज करने वालों ने पूरे क्षेत्र की ऐसी खुदाई की जैसे स्थानीय पुलिस को इस पर पाबंदी लगानी पड़ी थी। इसके बावजूद वे लोग कई मन सोना निकाल लेने में सफल हो चुके थे। कहा जाता है कि इस प्रकार समुद्री लुटेरों का बहुत बड़ी मात्रा में सोना फ्लोरिडा में भी गड़ा हुआ है। जॉन रैंक हैम नामक समुद्री लुटेरों ने सार्क नदी से 10 मील की दूरी पर करोड़ों डॉलर के बराबर लूट का माल दबा दिया था। इसी तरह कुख्यात समुद्री लुटेरे ब्लैक बियर्ड ने अपना खजाना बोका रैटन की ज़मीन में गाड़ दिया था। गड़े हुए खजाने में एल सेंगे ज्वालामुखी की तलहटी में बिखरे हुए खजाने, चीनी सम्राटों के मकबरों से निकले खजाने, तूतनखामन के मकबरे में गड़े खजाने और सीरियन घुड़सवारों की कब्रों में गड़े खजाने भी बहुत चर्चित हैं। एल सेंगे के ज्वालामुखी ने तो अनेक गड़े खजाने को स्वतः ही बाहर निकाल दिया था जिसे ज्वालामुखी शांत होने के बाद स्थानीय क्या बाहर से आने वाले को एक बड़ी धनराशि स्वतः हाथ लग गई थी, जिन्हें वह अब अपने घोड़ों गधों पर लाद कर ले गए थे। समुद्र में डूबे हुए जहाज़ों की खोज करना बड़ा रोमांचक कार्य होता है। कहते हैं कि इस डूबे खजानों की सुरक्षा प्रेत आत्माएं ही करती आ रही थीं, तो उस जहाज़ में खजाने के साथ डूब गए थे। आज भी इन्हें प्रसन्न करने के लिए मानव बलि दी जाती है। वर्तमान में डूबे जहाज़ की खोज आधुनिक संयंत्रों के माध्यम से आसान हो चुकी है। डूबा जहाज़ किस स्थान पर है, इसे जानकर यह मालूम किया जाता है कि किस सन में यह जहाज़ कहाँ से डूबा था, कहाँ से आधुनिक संयंत्रों के साथ आसान हो चुकी थी। डूबा जहाज़ किस स्थान पर, उसे जानकर यह मालूम किया जाता है कि सन में यह जहाज़ कहाँ से कहाँ जाते समय यह डूबा था तथा अभिलेखों के अनुसार इसमें क्या सामान अथवा खजाना लदा था। भारत में ज़मीन में धन गाड़ने के लिए आमतौर पर उस काली मिट्टी या तांबे के घड़ों का प्रयोग होता था। छोटे साहूकारों या किसानों या व्यापारियों के घड़ों का ही प्रयोग करते थे, जबकि रजवाड़े बड़े बड़े तांबे के घड़ों का ही प्रयोग किया करते थे। उस समय आम बोलचाल की भाषा में इन घड़ों को हंडा ही कहा जाता था। इन धातु निर्मित वृत्ताकार मटकों में सोना, चांदी, रत्न, आभूषण आदि को रखकर सुरक्षा की दृष्टि से उसे ज़मीन में काफ़ी गहराई में गाड़ दिया जाता था तथा उस स्थान पर एक नक्शा बनाकर राजघराना अपने अधिकारियों को उत्तराधिकारियों की जानकारी के लिए किसी विश्वासपात्र व्यक्ति के पास ही देता था। बताया जाता है कि जब लंबे समय तक यदि उस धन का उपयोग नहीं किया जाता और उसके वास्तविक मालिक की मृत्यु हो जाती है, तब उस घड़े हंडा में जीवात्मा आ जाती है और नागराज उसे घेर लेते हैं। कहते हैं कि नाग के उस हंडे की रक्षा के कारण उस हंडे में जीव पैदा हो जाता है और उसमें चेतना का संचार हो जाता है। उस समय जब हंडे में बहुत बड़ी विस्मयकारी शक्ति आ जाती है और वह ज़मीन के भीतर चलने लगता है और चलते चलते कहीं किसी जलाशय में स्थायी रूप से रहने लगता है। नाग द्वारा उसकी रक्षा करने के कारण ही ऐसा हो पाता है। पूर्व में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका यह भी एक कारण था कि भारत में गुप्त खजानों की भरमार हुआ करती थी, जो अनेक छोटे बड़े राजाओं के यहाँ गुप्त खजाने हुआ करते थे। भारत में प्राचीन काल से ही
खजानों को ज़मीन में गड़ाने की प्रथा रही है। यह भी सत्य है कि प्राचीन खजानों में प्रेतों का निवास रहता है, क्योंकि जिसने बड़ी मेहनत से उस धन को इकट्ठा किया है वह अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं कर पाया, तो वह उस धन की लालसा में मृत्यु के उपरांत प्रेत योनि में जाकर ही उन खजानों से लिपटकर उसकी रक्षा करता रहता है। यह प्रेत बहुत हिंसक होते हैं और मानव बलि की मांग करते हैं। अनेक तांत्रिक गुप्त खजानों को प्राप्त करने के लिए मानव बलि को चढ़ाने का जघन्य अपराध भी करते हैं और कभी कभी तो अपनी जान भी गंवा बैठते हैं, परंतु उन्हें खजाना प्राप्त नहीं होता। ऐसी आम धारणा है तथा पौराणिक ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि खजानों में दिव्य नागों का वास होता है। वह नाग ही उस खजाने की रक्षा करते हैं, उसके सही वारिस को ही उस खजाने को सौंपते हैं। हंडा घड़ा कलश से संबंधित में विचित्र और सनसनीखेज कहानियाँ प्रचलित हैं कि दांतों तले उंगलियां दबा लेनी पड़ती हैं। कि कहा जाता है कि जब हंडा सचेत होकर किसी जलाशय में निवास करने लगता है तो उसमें पिशाचों जैसी खतरनाक शक्ति आ जाती है। रात्रि के समय यदि कोई पशु या मनुष्य जलाशय में स्नान करने या जल पीने के लिए आ जाता है तो उस हंडे से खन खन की ध्वनि होती है और एक जंजीर उत्पन्न होती है। स्नान करते या जलपान करते प्राणी को यह जंजीर अपने में लपेट लेती है और मगरमच्छ जैसी अपनी ओर खींचते हुए प्राणी को गहरे पानी में ले जाकर उसमें उसे डुबो देती है। इस प्रकार उस प्राणी की यही लीला समाप्त हो जाती है। प्रातःकाल उस प्राणी का शव पानी में तैरता हुआ मिलता है। ऐसी घटनाओं की जब बार बार आवृत्ति होने लगती है तब यह विश्वास करना ही पड़ता है कि उस जलाशय में किसी हंडे का वास अवश्य ही होगा। यह परामनोवैज्ञानिक अध्ययन का विषय हो सकता है कि हंडे में जीव कैसे पड़ सकता है, अर्थात जड़ का संचार कैसे हो जाता है, कैसे वह जमीन के भीतर ही भीतर चलने में समर्थ हो सकता है, कैसे हो जाता है और कैसे जलाशय में निवास करने लगता है, क्योंकि प्राणियों की बलि ग्रहण करने लगता है। अभी तक आधुनिक वैज्ञानिकों और परामनोवैज्ञानिक ने इस ओर कोई खोज नहीं की है। इस प्रकार की समस्त कथाओं को कपोल कल्पना मान लिया जाता है, किंतु यह ध्यान में रहे कि कपोल कल्पनाओं अर्थात जनश्रुतियों का भी कोई ना कोई आधार अवश्य होता है। एक कहावत है कि काठ की हड़िया आग पर एक बार ही चढ़ती है। इस प्रकार की कल्पना एकदम मिथ्या होती है। वह कुछ समय के लिए प्रचार पाकर नष्ट हो जाती है, किंतु जिन कल्पनाओं में सत्य का अंश होता है उनसे संबंधित कथाएं अनादिकाल से चली आती हैं और मानव जाति को कुछ न कुछ जनश्रुतियों में भगवान राम की पत्नी सीता की उत्पत्ति रहस्यमय हंडे घड़े से ही मानी जाती है। रावण बड़ा दुराचारी था। धन्यवाद मित्रों, कहानी को आगे बढ़ाएंगे फिर मित्रों, धन्यवाद।